क्वेश्चन नो 1. What is the most important characteristic of a good teacher? एक अच्छे शिक्षक की सबसे जरूरी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, एक सख्त अनुशासन लागू करने वाला शिक्षक. ऐसा शिक्षक जो नियमों का कड़ाई से पालन करवाता है, लेकिन इससे कभी कभी छात्र डर जाते हैं और खुलकर नहीं सीख पाते. ऑप्शन बी, अ गुड ओरेटर एंड प्रेजेंटर, एक अच्छा वक्ता और प्रस्तुतिकरण में निपुण शिक्षक, जो बहुत अच्छे से बोलता है और पढ़ाते समय सब कुछ आकर्षक ढंग से पेश करता है, लेकिन यह तभी फायदेमंद होता है जब छात्र उसकी बात को समझ भी सके. ऑप्शन सी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स, छात्रों की जरूरतों को समझने और उसी के अनुसार मदद करने की क्षमता. ऐसा शिक्षक जो हर छात्र की परेशानी, सोच और सीखने की गति को समझकर उसी के अनुसार पढ़ाता है, यही सबसे जरूरी और प्रभावशाली गुण होता है. ऑप्शन डी, possesses deep subject matter knowledge, अपने विषय का गहरा ज्ञान रखने वाला शिक्षक. यह गुण जरूरी है, लेकिन अगर शिक्षक छात्रों की समस्या और समझने की क्षमता को न समझे तो ज्ञान अकेले कोई लाभ नहीं देगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स. यही एक ऐसा गुण है जो एक शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरक बनाता है. क्वेश्चन 2. What is the primary purpose of assessment in education? जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो असेसमेंट यानी मूल्यांकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि असेसमेंट सिर्फ एग्जाम में पास या फेल करने का तरीका है. तो क्या सच में यही इसका मकसद है? चलिए ऑप्शंस को वन बाय वन समझते हैं. ऑप्शन ए, टू पनिश स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल, यानी जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते उन्हें टेस्ट के जरिए सजा दी जाए. यह बिल्कुल गलत सोच है. एजुकेशन का मकसद पनिशमेंट देना नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट करवाना होता है. लर्निंग में फियर नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग, यह है असेसमेंट का असली मकसद. जब हम स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं तो हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट को कहाँ हेल्प चाहिए, तो टीचर को अपनी टीचिंग में क्या चेंज करना चाहिए. इसको कहते हैं फॉर्मेटिव फीडबैक, जो आगे की पढ़ाई को बेटर बनाता है. ये एक पॉजिटिव और यूजफुल तरीका है जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों ग्रो करते हैं. ऑप्शन सी, टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. हाँ, कुछ एग्जाम्स में रैंकिंग होती है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं है, ये तो बाद की बात है. ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन हु पासेस और फेल्स, ये भी होता है जैसे फाइनल एग्जाम्स में, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट का हिस्सा है, लर्निंग को इंप्रूव नहीं करता. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग. विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट स्टूडेंट सेंटर्ड? जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसी टीचिंग जहां स्टूडेंट एक्टिवली सीखते हैं, खुद से सोचते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. चलिए अब ऑप्शंस को समझते हैं. ऑप्शन ए, टेक्स्ट बुक मेथड. इसमें टीचर सिर्फ किताब से पढ़ाता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं या पढ़ते हैं. यह एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन कम होती है. ऑप्शन बी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. इसमें टीचर कोई एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस करके दिखाता है. यह थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन स्टूडेंट ऑब्जर्वर होता है, खुद से ज्यादा कुछ नहीं करता. ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मेथड. यह सबसे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है. इसमें स्टूडेंट खुद से कोई टॉपिक पर काम करता है, प्लान बनाता है, रिसर्च करता है और सॉल्यूशन निकालता है. इससे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और क्रिएटिविटी बढ़ती है. टीचर गाइड करता है, लेकिन मेन रोल स्टूडेंट का होता है. ऑप्शन डी, लेक्चर मेथड. यह सबसे ट्रेडिशनल तरीका है. टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनते हैं. इसमें स्टूडेंट पैसिव रहता है, ज्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं होता. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मेथड. क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट खुद से सोचता है, सीखता है और काम करता है. प्रोजेक्ट मेथड इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, इट्स अबाउट लर्निंग बाय डूइंग.
Question 4. What is the primary role of a teacher in a constructivist classroom? तो ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में होता है जहां टीचर बोर्ड पे लिखता है, स्टूडेंट कॉपी करता है, या टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनता है। इसमें स्टूडेंट का रोल पैसिव होता है, मतलब वो सिर्फ नॉलेज रिसीव करता है, अपना दिमाग ज्यादा उसे नहीं करता। जैसे टीवी देखते वक्त सिर्फ देखते हो, इंटरैक्ट नहीं करते। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। यहां स्टूडेंट सेंटर में होता है और टीचर एक गाइड या फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। मतलब टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है कि वो खुद सोच के, डिस्कशन करके, एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट के थ्रू सीखे। टीचर का काम होता है डायरेक्शन देना, हेल्प करना, पर रेडीमेड जवाब देना नहीं। ऑप्शन सी, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड अ गाइड, बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और टीचर उनका हेल्पर होता है। सो रिमेंबर, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में टीचर एक कोच जैसा होता है। वो बताता नहीं है क्या सोचना है, वो सिखाता है कैसे सोचना है। क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स A. Educating gifted children in separate classes. B. Educating children with disabilities in special schools. C. Educating children only in private schools. D. Educating all children together in the same classroom regardless of their differences. चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन इन सेपरेट क्लासेस। ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहलाता। जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप के स्टूडेंट्स को अलग करके पढ़ते हैं, जैसे गिफ्टेड या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो वो सेग्रीगेशन कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं। ऑप्शन बी, एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन स्पेशल स्कूल्स, भी गलत है। ये भी एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, जहां बच्चों को मेन स्ट्रीम क्लासरूम से अलग किया जाता है सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी के वजह से। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है सबको एक साथ एक हाई क्लासरूम में पढ़ाना। ऑप्शन सी, एजुकेटिंग चिल्ड्रन ओनली इन प्राइवेट स्कूल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन किसी स्कूल टाइप से रिलेटेड नहीं होता। ये एक सोच, माइंडसेट और पढ़ने का तरीका है, ना कि स्कूल का फॉर्मेट। ऑप्शन डी, एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस, ये ही सही जवाब है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो रिच हो या पुअर, डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड, अलग कास्ट, रिलीजन या बैकग्राउंड से हो, सब एक हाई क्लासरूम में बराबरी के साथ पढ़ सके। Question 6. The most effective way to encourage student participation in the classroom is by A. Asking closed-ended questions frequently. B. Creating a supportive and non-judgmental environment. C. Calling on specific students randomly for answers. D. Ignoring incorrect answers to avoid embarrassment. एक सहयोगी और बिना जजमेंट वाला माहौल बनाना। ऑप्शन ए, आस्किंग क्लोज्ड-एंडेड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली। बार बार छोटे या हना वाले सवाल पूछना, ऐसे सवालों से बच्चे जल्दी जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये सोचने या विस्तार से जवाब देने का मौका नहीं देते। इससे बच्चे जल्दी बोर हो सकते हैं और भागीदारी कम होती है। ऑप्शन बी, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। एक सपोर्टिव और बिना जजमेंट वाला माहौल बनाना, जब क्लासरूम में बच्चों को यह महसूस होता है कि वे गलत उत्तर देने पर भी शर्मिंदा नहीं होंगे, तो वे खुलकर हिस्सा लेते हैं। ऐसे माहौल में बच्चा निडर होकर सवाल पूछता है, जवाब देता है और सीखने में दिलचस्पी दिखाता है। ऑप्शन सी, कॉलिंग ऑन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स रैंडमली फॉर आंसर्स। बिना बताए किसी भी छात्र से जवाब मांगना, यह तरीका कुछ बच्चों में डर या तनाव पैदा कर सकता है, खासकर जो शर्मीले होते हैं या कमजोर होते हैं। इससे भागीदारी घट सकती है। ऑप्शन डी, इग्नोरिंग इनकरेक्ट आंसर्स टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट। गलत जवाब को नजरअंदाज करना, इससे बच्चे को सीखने का मौका नहीं मिलता और वही गलती दोहराई जा सकती है। बेहतर होगा कि शिक्षक प्यार से सुधार करवाएं। इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question 7. What does formative assessment aim to do? A. Assign grades to students. B. Evaluate learning at the end of a unit. C. Provide ongoing feedback to improve learning. D. Compare student performance with others. Option A. Assign grades to students.
छात्रों को ग्रेड देना यह मुख्य रूप से समेटिव असेसमेंट का काम होता है, जो किसी चैप्टर या टर्म के अंत में होता है। ऑप्शन बी, इवैल्यूएट लर्निंग एट द एंड ऑफ अ यूनिट। यूनिट खत्म होने पर मूल्यांकन करना यह भी समेटिव होता है, जो बताता है कि छात्र ने क्या सीखा, पर यह सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में तुरंत मदद नहीं करता। ऑप्शन सी, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया के दौरान फीडबैक देना फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद यही होता है। ये छोटे छोटे टेस्ट, प्रश्नोत्तरी, चर्चा या निरीक्षण के जरिए किया जाता है। इसका लक्ष्य है कि शिक्षक और छात्र दोनों जान सकें कि कहां सुधार की जरूरत है। ऑप्शन डी, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर्स। दूसरे छात्रों से तुलना करना यह उद्देश्य नहीं है। तुलना करने से कई बार छात्रों में तनाव बढ़ता है और सीखने की भावना कम हो जाती है। इसलिए सही उत्तर सी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करता है। Question 8. A teacher should use teaching aids because they A. Reduce the burden on the teacher. B. Make teaching interesting and engaging. C. Are required by the school administration. D. Help in maintaining discipline in the class. Option A. Reduce the burden on the teacher. शिक्षक का बोझ कम करना ये पूरा सच नहीं है। टीचिंग एड्स शिक्षक की मदद जरूर करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शिक्षक का काम आसान बनाना नहीं है। ऑप्शन बी, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। पढ़ाई को रोचक और आकर्षक बनाना यह सही जवाब है। जब शिक्षक चार्ट, मॉडल, ऑडियो विजुअल सामग्री या पावर पॉइंट जैसी चीजों का उपयोग करते हैं, तो छात्र ज्यादा ध्यान देते हैं और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। ऑप्शन सी, आर रिक्वायर्ड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल के कहने पर इस्तेमाल करना स्कूल भले ही टीचिंग एड्स के लिए कहे, लेकिन सिर्फ आदेश के कारण इनका उपयोग करना उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन डी, हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना टीचिंग एड्स का अनुशासन पर थोड़ा प्रभाव हो सकता है, पर उनका मुख्य उद्देश्य सीखने को बेहतर बनाना है, अनुशासन नहीं। इसलिए सही उत्तर है बी, मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। Question 9. Which of the following is an example of a fine motor skill? A. Running. B. Throwing a ball. C. Writing. D. Jumping. फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म मोटर कौशल, ऐसे शारीरिक कौशल होते हैं जिनमें छोटे मांसपेशियों जैसे हाथ की उंगलियां, कलाई आदि का उपयोग होता है। ये कौशल वस्तुओं को पकड़ने, लिखने, बटन लगाने या चित्र बनाने जैसे कार्यों में उपयोग होते हैं। ऑप्शन ए रनिंग और ऑप्शन डी जंपिंग। ये दोनों ग्रोस मोटर स्किल्स, स्थूल मोटर कौशल हैं जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी थ्रोइंग अ बॉल। यह भी एक ग्रोस मोटर स्किल है क्योंकि इसमें पूरे हाथ और कंधे की मांसपेशियां शामिल होती हैं। ऑप्शन सी राइटिंग। यह सही उत्तर है क्योंकि लिखते समय हम उंगलियों और कलाई की छोटी छोटी गतिविधियों का उपयोग करते हैं। यह सटीक नियंत्रण और समन्वय की मांग करता है जो फाइन मोटर स्किल का संकेत है। इसलिए सही उत्तर है सी राइटिंग। Q10. According to Piaget's theory, during which stage do children begin to think logically about concrete events? A. Pre-operational stage. B. Formal operational stage. C. Concrete operational stage. D. Sensorimotor stage. पियागेट एक फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है। उन्होंने 4 स्टेजेस बताए। 1. सेंसरीमोटर स्टेज 0 to 2 साल। बच्चा दुनिया को अपने सेंसेस, देखना, सुनना, छूना से समझता है। लॉजिकल सोच नहीं होती। 2. प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 साल। बच्चा बोलना, सोचना सीखता है पर उसकी सोच ईगोसेंट्रिक होती है। लॉजिकल सोच अभी भी नहीं होती। 3. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7-11 साल। इस स्टेज में बच्चे रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में लॉजिकली सोचने लगते हैं। जैसे अगर पानी को एक बेड ग्लास से छोटे ग्लास में डालो तो क्वांटिटी वही रहेगी, ये समझने लगते हैं। कंजर्वेशन,
रिवर्सिबिलिटी और कॉज इफेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स समझने लगते हैं। 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 साल से ऊपर। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगते हैं, जैसे अगर ऐसा हो तो क्या होगा, या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर सोचना। इसलिए जब बच्चा रियल डेली लाइफ चीजों पर लॉजिक लगाता है, जैसे पानी का लेवल, नंबर काउंटिंग या ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसीलिए सही आंसर है सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।